हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज की क्लास में देखते हैं हम पावर फैक्टर का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था, एक क्वेश्चन छूट गया था उसमें, तो वो बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम पढ़ेंगे। और उससे पहले दो टॉपिक और बचे हैं आपके, ठीक है, वो कराऊंगा एडमिटांस। ठीक है, देखते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, कल इसके बारे में बहुत कुछ मैंने डिटेल में बता दिया था, दो तीन चीज़ें छूट गई थी। दो तीन क्या, एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर से इसको बता देता हूँ। मैंने कल आपको बताया था तीन चीज़ें, कि ये है आपका एक्टिव पावर, और ये क्या है आपकी रिएक्टिव पावर, और ये क्या है आपकी अपीयरेंट पावर। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या बात की थी, बी आई कॉस फाई होता है ये, और ये क्या होता है बी आई साइन फाई, और ये क्या होता है बी आई होता है। तो आपका जो पावर फैक्टर होता है, जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, शक्ति गुणांक जो होता है, वो एक्टिव पावर अपान एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपीयरेंट पावर। ठीक है, अपीयरेंट पावर। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे अगर वी आई कॉस फाई आप लिखते हो तो नीचे भी वी आई जाएगा, और वी आई से वी आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बच क्या जाएगा कॉस फाई, और यही आपका पावर फैक्टर होता है। एक तो ये हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में देखो यूज कैसे करना है, अगर आपके साथ में कोई क्वेश्चन है, आपके सामने कोई क्वेश्चन है कि एक्टिव पावर दिया हो, वहां पे एक्टिव पावर दिया हो, मान लो 500 वाट, ठीक है, रिएक्ट, और यहाँ पे अपीयरेंट पावर दी हुई हो, अपीयरेंट दी हुई हो, आप मान लो 600 दी हुई हो, तो पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई रिएक्टिव पावर, कैंसल आउट हो जाएगा आपका, जो भी कट कटा के बचेगा वही आपका पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, हमेशा मैंने बताया था रेजिस्टेंस के केस में, जो जहां पर केवल प्रतिरोध सर्किट हो, वहां पे बी और आई के बीच में जीरो फेज होता है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, एक हो जाती है। इसीलिए पावर फैक्टर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है, और हमेशा क्या होता है, उससे कम ही होता है। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब इंडक्टिव सर्किट होगी, जब सर्किट रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव या केवल इंडक्टिव होगी, तो वहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। जब रजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर या फिर कैपेसिटिव सर्किट, केवल कैपेसिटर लगा होगा, वहां पे पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग कहलाएगा। ये भी कल आपको हमने बताया था। एक पॉइंट जो आपका छूटा था वो ये छूटा था कि लीडिंग और लैगिंग का पावर फैक्टर कब होगा, वैसे ही सर्किट देख के बता दो आप। तो लीडिंग तब होगा बच्चों जब एक्सी एक्स एल से बड़ा हो। ठीक है, जब एक्ससी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा तो वहां पे लीडिंग पावर फैक्टर होगा। जबकि अगर एक्सएल बड़ा हो जाता है एक्सी से, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब केवल और केवल रजिस्टिव सर्किट है, वो तो वहां पे ना तो वो लीडिंग होगा ना लीडिंग लैगिंग होगा, यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी मतलब एक, ठीक है, यूनिटी का मतलब एक, तो वहां पे पावर फैक्टर क्या होगा, एक होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो आपका दो चीज और बचता है वो क्या है, एडमिटांस। एडमिटांस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, एडमिटांस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एडमिटांस इम्पीडेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। इम्पीडेंस मैंने आपको कल बता रखा है, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रवेश्यता, एडमिटांस। ठीक है, देखो जैसे इम्पीडेंस होता है, जैसे इम्पीडेंस होता है, उसमें हमने क्या बताया था, आर प्लस जे एक्सएल हो सकता है, या फिर जे एक्सी हो सकता है, या फिर कैपेसिटिव और आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। ये जेड होता है, ये भी जेड होता है, आर प्लस जे एक्सी होता है। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है दोस्तों,
ये केस होता है, ये आपका रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव RL सर्किट के लिए है, ये आपका RC सर्किट के लिए है, ये RL और C तीनों, देखो यहाँ पे RL और C, RC RL, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। दूसरी चीज, ये तो हो गई बात अलग की। ऐसे ही एडमिटेंस जो होता है वो Y से डिनोट किया जाता है, Y बराबर 1/Z होता है, ठीक है। प्रवेश्यता क्या होती है, प्रवेश्यता क्या होती है, 1/Z होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे वहां पे ऐसे ही समझ लो, इसको पूरा हटा के मैं एक चीज लिख दूं कि Z बराबर R प्लस JX के फॉर्म में अगर हो, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, Z बराबर R प्लस JX होता है ना। ये बात ऐसे Y के फॉर्म में अगर देखा जाए तो Y बराबर क्या होता है, G प्लस JB होता है। Y बराबर बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है, R का उल्टा G है। तो अगर आपसे पूछे G क्या है, तो G बराबर 1/R है। और अगर आपसे B पूछे B क्या है, ठीक है, अनुकार्यता होता है ये। B क्या होती है, अनुकार्यता, ठीक है। तो B बराबर क्या होती है, 1/X। तो बिल्कुल अगर Z आपको आता है तो Y आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, Y क्या है, प्रवेश्यता है, Z का उल्टा होता है। तो यहाँ पे Y बराबर G प्लस Z भी लिख सकते हो, और Z बराबर R प्लस JX आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध है, और ये क्या है, रिएक्टेंस है, प्रतिघात है, ठीक है। और ये क्या है, इम्पीडेंस है, ठीक है, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये प्रवेश्यता है, ठीक है। और ये क्या है, चालकता है, और ये आपको पता ही है क्या है, अनुकार्यता है, ठीक है। तो ये अगर ये फॉर्मेट अगर आपको पता है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे Z वर्क करता है वैसे ही Y, बट इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। G और B का नाम भी आपको पता चल गया क्या है, इसको चालकता बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ससेप्टेंस, अनुकार्यता, ठीक है। अनुकार्यता किसका अपोजिट है, बिल्कुल प्रतिघात का, ठीक है, रिएक्टेंस का, ठीक है। और एक चीज और समझना कि जो कंडक्टेंस होता है, जो चालकता होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका प्रवेश्यता का क्या मात्रक होता है, जो इम्पीडेंस का मात्रक होता होगा ना, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इम्पीडेंस प्रतिबाधा, ठीक है, इम्पीडेंस या फिर प्रतिबाधा, इसी का तो उल्टा है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका ओम होता है, और इसका भी क्या होता है, ओम होता है। तो प्रवेश्यता बिल्कुल जस्ट अपोजिट है प्रतिबाधा की, ठीक है। तो प्रवेश्यता उल्टा है, इसका मतलब 1/ओम है, और 1/ओम को क्या बोलते हो, महो बोलते हो, क्या बोलते हो, महो। और इसका सिंबल ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखो ओम का सिंबल ऐसे होता है, जबकि महो का सिंबल यही चीज ऊपर से लेके स्टार्ट होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। या फिर दूसरा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, साइमन होता है, साइमन, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, साइमन या फिर महो। इसका भी मात्रक वहां पे ओम ओम सब में है, तो इसका भी या तो महो होगा या फिर साइमन होगा, ठीक है। या फिर इसका बी का भी जो मात्रक होगा, ठीक है, ससेप्टेंस का आपसे मात्रक पूछे तब भी आप क्या बताओगे, महो या फिर साइमन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे जी का मात्रक पूछे, बी का मात्रक पूछे या वाई का मात्रक पूछे, पहली चीज तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर ये जेड आपको क्लियर हो गया और वाई समझ में आ गया, जेड समझ में आ गया तो वाई बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, उसका समझ में आ जाएगा। जेड बराबर आर प्लस जे एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, वाई बराबर जी प्लस जे भी याद रखना है। जे का कोई मतलब नहीं है, जे का कोई काम नहीं होता है। जे फॉर इमेजिनरी टर्म, ओनली फॉर ये समझना है आपको कि ये अपारदर्शी है, जो चीज आपको इमेजिन करना है, ठीक है।
कि ये आर के साथ में डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, जे के साथ में जुड़ता है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होना, इस जे से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप ये समझो, जी पूछा जा सकता है, बी पूछा जा सकता है, आर पूछा जा सकता है, या फिर एक्स पूछा जा सकता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इतनी सी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। आपको प्रवेशता समझ में आ गया, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा समझ में आ गया, अनुकार्यता, चालकता और प्रवेशता, ये 4 चीजें, 3 6 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, 3 फेज सिस्टम, ठीक है। 3 फेज में क्या समझना है आपको, 2 कनेक्शन होते हैं, ठीक है। 3 फेज जो सिस्टम होता है इसमें 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं पूरे, ठीक है, जिनको बोला जाता है आर वाई बी, ठीक है। 3 फेजों का नाम क्या रखा गया है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ठीक है। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो और बी फॉर ब्लू, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। देखो क्या है कि जो 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, इसमें कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, ठीक है। और जो तीनों फेज होते हैं, एक का नाम होता है आर, वाई और बी, और ये तीन के तीनों फेज 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं, मतलब कि एक ये है तो इससे 120 डिग्री इधर, 120 इधर, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, 3 फेज हो गया। या फिर यही चीज ये स्टार में है या फिर ये डेल्टा में होगी, तब भी एक ये इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। इन दोनों फेज के बीच का जो एंगल होगा 120 होगा, इन दोनों फेज के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा। ऐसे ही इधर आर और वाई के बीच में 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में, वाई और बी के बीच में 120 डिग्री, और यहाँ पे आर और बी के बीच में भी कितना 120 डिग्री होता है। मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 फेज सिस्टम के लिए जो तीनों वायर होते हैं, जो तीनों तार होते हैं, वो एक दूसरे से आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस होते हैं, 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। कैसे समझना है, 360 पूरे सर्किल होता है, ठीक है। ये समझ लो कितने फेज हैं, ठीक है। पूरे सर्कल में ही आपको 3 फेज 3 वायर सेट करना है, तो 3 फेज के लिए जब डिवाइड करोगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब 120 के अंतर पे ऐसे 3 लगा सकते हो इसमें आप। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में आ गई कि तीनों वायर जो होंगे 3 फेज सिस्टम में वो कितने डिग्री पे होंगे, 120 डिग्री के अंतर पर लगे होते हैं। अब बात करते हैं हम, ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके स्टार और डेल्टा कनेक्शन की, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आर फेज होता है उसमें 4 वायर यूज होते हैं, ठीक, सॉरी, स्टार जो होता है उसमें 4 वायर भी यूज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार आपका मान लो ये है, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने फेज लगा दिए हमने, 3 फेज लगा दिए, एक का नाम आर, वाई और बी। सबका आपको बता दिया 120 डिग्री के अंतर पर है, 120 के अंतर पर है और 120 के अंतर पर है। ये आपका फेज है, ये आपका फेज है और ये भी आपका फेज है, ठीक है। 3 वायर निकल के आर, वाई और बी, ठीक है। लेकिन देखते होगे आप कि एक न्यूट्रल भी इसके साथ में लगा होता है, तो ध्यान समझना, जहां आर, वाई और बी तीनों मिलते हैं, यहाँ पे करंट का मान, ठीक है, धारा का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। धारा का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से एक वायर निकाल दिया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो कितने वायर हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 वायर हो गए, 4 तार हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो स्टार कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्शन में है, ठीक है। 3 फेज सिस्टम का ये हम स्टार कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एक आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो जो आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो 3 लाइन है ना इसमें और एक न्यूट्रल। जब कोई भी एक लाइन और एक न्यूट्रल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। एक न्यूट्रल और एक तार यहाँ का कोई भी, चाहे आर का ले लो, वाई का या फिर बी का, उसे बोलते हैं सिंगल फेज। तो इनके बीच में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। कैसा वोल्टेज होगा, बी पी एच। पी एच का मतलब है क्या, फेज, ठीक है। तो फेज वोल्टेज होगा।
यहाँ पे जो करंट जाएगी इन दोनों तारों से अगर मिलाया जाए, कोई चीज चलाया जाए, तो जो करंट जाएगी उसको आई फेज में लिख देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमने आर के साथ में किया, आप चाहे आर और यहाँ पे एन और वाई के बीच में भी कर सकते हो, एन या फिर बी के बीच में कर सकते हो, वैसे ही देख सकते हो। यहाँ पे इनके बीच में भी बी पी एच होगा और आई पी एच होगा, और इनके भी बीच में, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं लेना है, नहीं तो सोचो कि ये बीच में जा रहा था, इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका बी पी एच होगा और आई पी एच होगा, ठीक है। मतलब न्यूट्रल के साथ में कोई भी एक वायर लगाओगे तो उनके बीच में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज कहलाया जाएगा, और उनके बीच में जो करंट होगी वो फेज करंट कहलाई जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं आर एन को छोड़ देते, आर और वाई के बीच की बात करते, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज कहते। कैसा वोल्टेज होता? लाइन। और इसमें जो करंट फ्लो होती, क्योंकि ये भी लाइन है ये भी लाइन है, इसलिए आप क्या कह दो, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही वाई और बी का आपस में, इन दोनों वाई और बी ये भी दोनों लाइन है, तो यहाँ पे भी आपका बी एल होगा और आई एल होगा। और ऐसे ही आर और बी के भी बीच की बात करें तो यहाँ पे भी बी एल और आई एल होगा। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब अगर दो लाइन वाले वायर हम यूज करेंगे तो उनके बीच में जो वोल्टेज होगा वो बी एल, और उनके बीच में जो करंट होगी वो आई एल कहलाएगी, ठीक है। जबकि अगर हम न्यूट्रल के साथ में किसी एक वायर का कनेक्शन करते हैं, एक वायर को देखते हैं, तो वहां पे जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा, और जो करंट होगी वो क्या होगी, फेज करंट होगी। तो आपको फेज करंट, फेज वोल्टेज और लाइन करंट और लाइन वोल्टेज में अंतर समझ में आया होगा कि दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा, जबकि एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। ऐसे ही दोनों आपस में करंट भी होती हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको मैं एक रिलेशन बताता हूँ, एक संबंध बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यही संबंध आपको याद ध्यान में रखना है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा खास आपको बहुत जो डिटेल में होगा वो आप 3 फेज मोटर या 3 फेज मशीन में पढ़ लोगे। रिलेशन क्या है, स्टार के लिए अलग है, डेल्टा के लिए अलग है, ठीक है। तो अभी स्टार हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार का जो रिलेशन ये है कि जो बी एल होगा वो बराबर √3 डी पी एच के होगा, ठीक है। √3 डी पी एच। इसका मतलब फेज वोल्टेज कम है, अगर कम है तो √3 से उसमें मल्टीप्लाई करा दो कि तो वही लाइन वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको पता हो कि स्टार कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, ठीक है। स्टार कनेक्शन में आपको बी पी एच की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 100 वोल्ट दे दी। तो आपसे कह रहा है लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, बी एल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है, बी एल बराबर √3 इंटू बी पी एच, ठीक है। तो यहाँ पे √3 इंटू 100 कर लो आप, ठीक है। मीन्स 100√3, या तो ऑप्शन में लिखा होगा, या फिर √3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर उसमें आप 100 से गुणा करोगे तो 173.2 वोल्टेज आएगा। ये आपके सामने ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही यूज होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये रिलेशन बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो करंट होती है, जो आई एल होती है वो आई पी एच के बराबर होती है। करंट और वोल्टेज दो चीज़ों का रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि बी एल बराबर √3 इंटू बी पी एच होता है, और आई एल बराबर आई पी। यहाँ पे करंट, फेज करंट और लाइन करंट वही रहती हैं, जबकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। यही आपको यहाँ पे सीखना है, और ये रिलेशन बिल्कुल दिमाग में रखना है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दें कि कनेक्शन क्या है, स्टार है, कनेक्शन क्या है, स्टार है। स्टार को आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे 3 लाइनें खींची रहेंगी, या तो ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, या तो फिर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। आप समझ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो स्टार कनेक्शन होगा, ऐसे सिंबल दे दिया, उसके बाद बोला कि फेज करंट, ठीक है। फेज करंट कितनी है, फेज करंट कितनी है, मान लो 100 एम्पियर है, तो लाइन करंट कितनी होगी, आई एल कितना होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको रिलेशन पता है, स्टार कनेक्शन के लिए आई एल बराबर आई पी एच होता है, दोनों ही बराबर होते हैं। इसका मतलब लाइन करंट भी कितना होगा, 100 एम्पियर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये आपका स्टार कनेक्शन में आपको सिर्फ इतना ही सीखना था। अब बात करते हैं, अब ज्यादा कुछ बताना नहीं है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज तो आपको क्लियर हो गया। डेल्टा कनेक्शन देखो 2 मिनट का काम है आपका, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन बनाना है हमको, और आपको वोल्टेज और करंट का रिलेशन बताना है। बस ध्यान से देखिए आप, ठीक है, देखते रहिए, फटाफट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो चीज ना समझ में आए या फिर कोई डाउट आए वहां पे, ठीक। तो जो 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन आपने पढ़ लिया, अब डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है,
डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 रिएक्टेंस जोड़ दें या फिर कुछ भी इम्पीडेंस जोड़ दें या Z1 Z2 लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे बॉक्स में करके, ऐसे ऐसे किताबों में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब बॉक्स में कुछ ऐसे करके यहाँ पे Z1 लिख सकते हैं, यहाँ पे Z2 या Z3 कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपका कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको रेजिस्टेंस दिया जा सकता है, तो डोंट वरी, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे कुछ भी दे दे, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा कनेक्शन है वो, ठीक है। तो ये कैसा कनेक्शन है, आपका डेल्टा कनेक्शन है। इससे एक वायर निकाल लो, इससे एक वायर निकाल लो और इससे एक वायर निकाल लो। ये आ गया R, ये हो गया Y और ये क्या हो गया B। 3 लाइन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है कि जो लाइन करंट होगा, ठीक है, जो लाइन वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज के बराबर होगा, BL बराबर BPH, ठीक है। BL बराबर BPH मतलब कि अगर कहे क्वेश्चन की डेल्टा कनेक्शन है और लाइन वोल्टेज की वैल्यू BL की वैल्यू 100 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कितना बता दोगे, बिल्कुल बराबर है, मतलब BPH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रिलेशन क्या है, करंट का, ठीक है। करंट का रिलेशन क्या है, करंट का रिलेशन ये है IL बराबर √3 IPH, ठीक है, √3 IPH, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका फेज करंट कितना है, 100 एम्पियर है, तो लाइन करंट IL कितना होगा, तो IL बराबर आप यहाँ पे देखो √3 इंटू कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 100√3 एम्पियर या फिर 173.2 एम्पियर। ये बात 173 मतलब √3 की वैल्यू रख दो 1.732, 100 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा ना भाई, ठीक है। अब देखो अंतर क्या है दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, एक का याद रखो दूसरे का ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे याद रखना है, ठीक है, अगर वो कनेक्शन स्टार है या फिर वो कनेक्शन डेल्टा है, अगर वो स्टार है, यही बॉक्स आपको दिमाग में रखना है, तो इधर मैं लिख रहा हूं वोल्टेज वाला, इधर लिख रहा हूं करंट वाला। तो जो BPH यहाँ पे जो BL होता है वो √3 BPH होता है, यही बात तो आपको समझना था, ठीक है। जबकि यहाँ पे BL बराबर BPH होता है और यहाँ पे IL बराबर IPH होता है और यहाँ पे IL बराबर √3 IPH होता है। देखो यहाँ पे वोल्टेज में √3 से मल्टीप्लाई किया, जबकि डेल्टा वाले में करंट में √3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे करंट बराबर थी और डेल्टा वाले में क्या वोल्टेज बराबर है, ठीक है। मतलब ये ऐसे क्रॉस समझना कि इधर जो वोल्टेज का है उसमें वो करंट का रहेगा और इसमें जो वोल्टेज का है, इसमें जो वोल्टेज का है उसमें वो करंट का रहेगा। मतलब एक रिलेशन आप याद रख लो, स्टार वाला याद रख लो, इसका जस्ट अपोजिट। अगर आपसे वोल्टेज पूछे डेल्टा में तो आप करंट वाला रिलेशन समझ लेना, ठीक है, आपका आराम से समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने Y सीखा, B सीखा और G सीखा, और उसके बाद हमने क्या सीखा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने सीख ली और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।